है ना। ये देखो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन। अभी हम लोग थर्मोडायनामिक्स में सम टर्म पढ़ रहे हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग पढ़े थे, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच सेपरेशन होता है, दैट सेपरेशन इज कॉल्ड एज बाउंड्री कहते हैं। डाइथर्मिक और एडियाबैटिक होता है। डाइथर्मिक कंडक्टर होता है, एडियाबैटिक इंसुलेटर होता है ना। एवरीथिंग सिस्टम है जिसमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का चेंजेस देखते हैं, और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर करके यूनिवर्स बनाता है। ओपन सिस्टम, सिस्टम तीन तरह का है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी मैटर दोनों ट्रांसफर होता है, क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी ट्रांसफर होता है, मैटर नहीं, और आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर नहीं होता है। स्टेट वेरिएबल कहते हैं वैसे फिजिकल क्वांटिटी को जो चेंज होता रहता है एक स्टेट में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, फ्री एनर्जी। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन उसको कहते हैं जिसके चेंज होने में पाथ डिपेंड ना करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, हाउ द चेंज अकर्स डिपेंड नहीं करता है ना। एक पाथ फंक्शन बताए थे वर्क, और आज एक और बता देते हैं हीट, है ना। वर्क और हीट, है ना, पाथ फंक्शन है। एक वर्क बताए थे, एक ये हीट बताए, ये दोनों आपके काम का है। बाकी स्टेट फंक्शन है टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, जितना स्टेट वेरिएबल्स देखे थे वो स्टेट वेरिएबल्स जितना था वो सब स्टेट फंक्शन ही है। आगे बताए थे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सिस्टम, है ना, जो सिस्टम एक ही फेज से बना है, यानी केवल सॉलिड से या केवल लिक्विड से या केवल गैस से, होमोजेनियस कहलाता है। और जिस फेज में सॉलिड लिक्विड दोनों है, सॉलिड गैस दोनों है, वो हेट्रोजेनियस कहलाता है। और ये तो ऐसे ही था। चलिए आज पढ़िएगा इंट्रिंजिक, इंट्रिंजिक एंड एक्सट्रिंजिक प्रॉपर्टीज। इंट्रिंजिक एंड एक्सट्रिंजिक प्रॉपर्टीज। देखिए इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी क्या होता है, नाम नया होगा, आज ही समझना है ना। इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी क्या होता है। इंट्रिंजिक मास इंडिपेंडेंट होता है। देखो नाम में इंट्रिंजिक है ना, तो क्या बता रहे हैं, मास इंडिपेंडेंट। ऐसा सिस्टम की वैसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करता हो, मास पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई 50 किलो का है तब 35 है, कोई 90 किलो का है तब कुछ ज़्यादा है क्या, कि 90 का 35 ही है ना, जो 40 किलो का है उसका भी 35 ही है। तो हम लोग भी एक सिस्टम है, और ये टेम्परेचर कैसा प्रॉपर्टी है, इंट्रिंजिक। तो एक सिस्टम का वैसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट पे, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसको कहते हैं इंट्रिंजिक। जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करेगा, यानी मास अलग अलग होगा तो प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी अलग अलग होगा, तो उसको कहेंगे एक्सट्रिंजिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज which is independent independent
from the amount of substance, from the amount या mass of substance contained in the system, contained in the system, known as intrinsic properties, है ना। जैसे टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता है ना। टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो आप लोग, मास पे डिपेंड करता है क्या? पहले से पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं पढ़ा था ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मास पे डिपेंड नहीं करता है। करता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शीशा का होता है 1.5, कितना किलो शीशा का थोड़े ना होता है, शीशा है। अब मास कितना भी रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 ही होना है। पानी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो चाहे जितना भी पानी हो जाए सबका 1.33 ही होगा, है ना। वैसे ही सरफेस टेंशन है तो पानी का उतना ही होना है। विस्कोसिटी एक लिक्विड का जो है वही होगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। 3 लाइन और छोड़ देना, एग्जाम्पल और लिखाएंगे। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद है ना, यहाँ 2-3 लाइन छोड़ना नहीं तो फिर एग्जाम्पल अलग से लिखना पड़ेगा। 3 लाइन क्या 5 लाइन छोड़ दो, अभी इसमें बातें करना है। इसी का उलट वैसा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी या फिजिकल क्वांटिटी जो अमाउंट पे डिपेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। बढ़े कि नहीं? अब तो बढ़ा दो। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज the thermodynamic properties which depends on the amount of substance mass of substance contained in the system known as
एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, खुद मास, वॉल्यूम, लेंथ, ये सब मास पे डिपेंड करेगा क्या? मटेरियल कंटेंट पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल, है ना? नंबर ऑफ मोल कैसा क्वांटिटी है? एक्सट्रिंसिक। अब आप जान रहे हैं या नहीं, एक हीट कैपेसिटी, amount of energy given to the system to raise the temperature 1 यूनिट, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं सबस्टांस का, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो अलग अलग मास वाला सबस्टांस होगा तो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब सुनिए एक बात, इफ P एंड Q, थोड़ा समझिएगा, इफ P एंड Q आर extrinsic properties, then P by Q is intrinsic। P एंड Q दो जो है, P और Q दो प्रॉपर्टी कैसा है? एक्सट्रिंसिक। देन P by Q दोनों प्रॉपर्टीज का रेशियो जो होगा वो कैसा होगा? इंट्रिंसिक। ठीक है, जबकि P जोड़ Q, P माइनस Q, P गुना Q नहीं। देखिएगा कैसे, वो बताते हैं। पहला कंट्रोवर्शियल टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है ना? तो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम को कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो बताइए, मास पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? मास पे डिपेंड करता है या नहीं करता? सीधा तो मास ही है। मैथ में डिपेंड करता है, केमिस्ट्री से डिपेंड नहीं करता है। अब ये मैथो केमिस्ट्री क्या होने लगी है, सुनिए। वाटर की डेंसिटी 1 kg पर लीटर है ना? तो कभी कहते हैं क्या कि 1 किलो पानी का या फिर 1 बाल्टी पानी का, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या कि डेंसिटी ऑफ वाटर ही 1 kg पर लीटर है? तो कहाँ मास पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है क्या? यदि मास 2 kg होगा तो वॉल्यूम भी 2 लीटर होगा। 2/2 कितना आया? मास एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दोनों एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिए तो वो क्या बन गया? इंट्रिंसिक। तो डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है? जब भी दो क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो वो मास इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना? नंबर ऑफ मोल है यहाँ पे और यहाँ पे वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम को मोलरिटी कहते थे, याद है? मोलरिटी कैसा क्वांटिटी होगा? इंट्रिंसिक। दो एक्सट्रिंसिक क्वांटिटी को डिवाइड करने से प्रॉपर्टी कैसा बन जाता है? इंट्रिंसिक। तो डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है यहां पर लिखेंगे भी नहीं, है ना? नहीं तो आप लोग का क्या ठिकाना, नीचे एरो दे के लिख दीजिएगा। तो कहां पे डेंसिटी लिखाएगा? हाँ, समझ आनी चाहिए, एग्जाम्पल रटना नहीं है, समझना है। डेंसिटी कैसा प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। एक सबस्टांस की जो डेंसिटी हो गई वो हो गई, वो अलग अलग मास का अलग अलग डेंसिटी नहीं होता। डेंसिटी, मोलरिटी, मोलरिटी सब भी जितना याद है सब लिख दो। नॉर्मलिटी,
है ना, कंसंट्रेशन। अब समझो, हीट कैपेसिटी देखा था उधर, सुनो ना, पहले यहां देखोगे तब ना, हीट कैपेसिटी देखे थे इधर, हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर देंगे तो हीट कैपेसिटी भी कैसा क्वांटिटी है, एक्सट्रिंजिक, और मास भी एक्सट्रिंजिक। तो हीट कैपेसिटी को जब मास से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रिंजिक। हीट कैपेसिटी को जब नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे क्या बन जाएगा, इंट्रिंजिक। तो यही चार गो प्रॉपर्टी देखें, उसी से एग्जांपल, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी देखो, वहां पर हीट कैपेसिटी है और यहां पे है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है ना, तो मोलर हीट कैपेसिटी बन जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड करना होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी है ना। दो एक्सट्रिंजिक प्रॉपर्टी का डिवीजन प्रॉपर्टीज को क्या बनाता है, इंट्रिंजिक। हम तो कहते हैं ना कि जिस भी क्वांटिटी के यूनिट में पर केजी लग जाए या पर लीटर लग जाए, है ना, अभी दिन दुनिया बहुत बाकी है, कितना क्वांटिटी देखने को मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा बात बता रहे हैं कि जिसमें पर केजी हो जाए या जो पर लीटर हो जाए या जो पर मोल हो जाए, वो सब इंट्रिंजिक क्वांटिटी है ना। जितना में पर लग जाए सब इंट्रिंजिक है ना, जितने क्वांटिटी में पर लग जाए, पर समझ रहा है ना जी। अरे मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी पर मोल, हीट कैपेसिटी पर केजी, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल पर लीटर, पर लग रहा है ना, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, पर लगा ना। तो जिसमें पर लग जाए, यानी जो भी टर्म केजी से, लीटर से, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड हो जाए, वो सब कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, इंट्रिंजिक। बाकी तुम्हारे समझदारी पे, रटना थोड़े रहता है इसे। लिख दिया है, अभी और एग्जाम्पल लिखाने हैं, लिख दिया है। अभी चार गो अपना वाला सब तो आया ही नहीं है जो इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन है वो चैप्टर में, इंटरनल एनर्जी, और आगे बोलो इंथैल्पी और इंट्रोपी और गिब्स एनर्जी, ये चार टर्म है ना, लिख दिया। इसके एग्जाम्पल्स में जाएगा वो चारों। कौन कौन सा, इंटरनल एनर्जी अगले पॉइंट दे करके लिख देना, यदि जगह नहीं होगा तो। एग्जाम्पल समझना रहता है, थोड़े दिन तक याद रहना है ना, तो कोना में उधर ले जाके डांट के पूछ देगा, डर जाओगे, याद रखोगे तो कि हाँ इंट्रिंजिक इंट्रिंजिक, ना 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 एक्सट्रिंजिक एक्सट्रिंजिक। हाँ, तो इंटरनल एनर्जी चारों क्वांटिटी, और क्या पढ़े थे, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सब सिस्टम के अंदर मास पे डिपेंड करता है ना। सिस्टम के अंदर कितना इंटरनल एनर्जी, कितना इंथैल्पी, कितना इंट्रोपी, कितना गिब्स एनर्जी, ये सब किस बात पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। चलिए, इतना से आपका काम हो जाएगा, है ना, इतना एग्जाम्पल से आपका काम हो जाएगा।
है ना। एक लाइन में जब मास पे डिपेंड करे उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव। अब जो मास पे डिपेंड नहीं करे, इंटेंसिव। याद रखना रिदम बना करके, वो ऐसे इन इंट्रिंसिक मास इंडिपेंडेंट, इंट्रिंसिक मास इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट। और मास इंडिपेंडेंट होने के लिए उसको मास से भागा दे देना है, समझिए, पर यूनिट मास कर देना है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कुछ टर्म था जिसको भागा नहीं देना है, वो कांस्टेंट ही है, इसलिए लिख दिए थे पहले, बाकी सब समझा भी दिए हम आपको। ठीक है, ये 4 टर्म पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। नाउ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड irreversible process। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। वैसे ही कर देना, डिफ्रेंशिएट कर देना। थोड़ा सा दिमाग में तो जाता ही ये बात। कहते हैं ना, जो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है उसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो प्रोसेस अचानक से तेजी से हो जाता है उसको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। हिंदी में समझाने के लिए, जो प्रोसेस धीरे धीरे होता है, मतलब वेरी स्लो है ना, उसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। वेरी स्लो होगा मतलब, और बार बार होगा, तब होगा रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल एक बार हुआ फिर वापस नहीं हुआ। केमिस्ट्री में समझने के लिए आप इसको पहले लाइन में ऐसे समझ सकते हैं, रिएक्टेंट होता है, वो प्रोडक्ट बना, और फिर से प्रोडक्ट जो बना वो रिएक्टेंट भी बन गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो रिएक्टेंट है वो एक बार प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट वापस कभी रिएक्टेंट नहीं बनेगा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। ये बाई डायरेक्शनल है और ये यूनिडायरेक्शनल, एक ही बार में होता है, और ये रिपीट होता रहता है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो जाता है ना। ये आइडियल प्रोसेस है, ये रियल प्रोसेस है। हम लोग सिस्टम का एग्जांपल दिए थे इंजन, और इंजन में टीवी में एगो प्रचार दिखाए थे कि सिलेंडर और पिस्टन रहता है, और कैस्ट्रोल वाला प्रचार आता है जिसमें स्मूथ रनिंग ऑफ इंजन के लिए दिखाता है कि इसमें मोबिल लगेगा, जो कैस्ट्रोल का मोबिल डालिए और वहां पे दिखाता होगा खटखट खटखट खट वो करता रहता है ना। पिस्टन ऊपर नीचे होता रहता है, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, बार बार टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। इसको आप समझ सकते हैं कि गाड़ी चलेगा तो टू एंड फ्रो होता रहेगा, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो अनकाउंटेबल है। वो कहते हैं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, जिसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं।
नहीं, जब 60 किलोमीटर चलता होगा तो कोई गिन देगा कि एक सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे हो रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में भाई साहब एक तो बाइक लिया, ऐसा एक्सीलरेटर मारा कि पिस्टन में उखड़ के फेंका गया। फिर से वो बाइक होगा कभी जब उखड़िए फेंका गया तब? वही वाला पिस्टन जो दिखा रहे हैं हम आपको, वो कैसा प्रोसेस हो गया? वो इरिवर्सिबल है। भले गाड़ी चलने के बजाय उड़िए जाए, लेकिन एक बार उड़ के नीचे गिरेगा फिर उठेगा नहीं, तो प्रोसेस हो गया इरिवर्सिबल। और बार बार हुआ तो प्रोसेस हो गया रिवर्सिबल। एक और बातें कहते हैं कि भाई ये प्रोसेस होने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है, होने के लिए जो फोर्स लग रहा है, और वापस होने के लिए जो फोर्स लग रहा है, वो दोनों बराबर है। इसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। जो इधर से इधर ले आया, इसको ड्राइव कर दिया, इसको बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। और इसको बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। यदि किसी प्रोसेस के लिए होने के लिए ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स बराबर है तो प्रोसेस होगा रिवर्सिबल। लेकिन यदि किसी का ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल, है ना। जैसे आप लोगों को कोई काम करना है तो एगो ड्राइविंग फोर्स लगता होगा कि ना कर ही देना है, अभी ये कर देना है। और दूसरा मम्मी वाला डांट लगता होगा, अपोजिंग फोर्स, वो तो मना ही करेगी। अब ये ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स में बैलेंस बनेगा तो वो काम बार बार होगा। और यदि सिर्फ ड्राइविंग फोर्स लग गया तो वो एक ही बार होगा, फिर तो और कुछ नहीं है ना। तो ऐसा ही है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। occurs in very small fraction of time and occurs for infinite time। समझ रहे दोनों बात जी? occurs in very small fraction of time, जो क्षण भर में हो जाए, एंड occurs for infinite time, बार बार हो, जल्दी जल्दी हो और बार बार हो। प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल। occurs in certain interval of time, 1 घंटे में हो, आधे घंटे में हो, 1 मिनट में हो, certain interval of time and not repeat, known as reversible process। For the process driving force is equal to opposing force। है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर द प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। फॉर द प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज greater in extent than opposing force। और कह सकते हैं इसमें अपोजिंग फोर्स लगने नहीं है। इसको तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये हर काम में लगता है भाई। जैसे हम आपको टेस्ट देने के लिए ड्राइविंग फोर्स लगाते रहते हैं कि टेस्ट देने से ही सब कुछ होगा, आईटी होगा, मेडिकल होगा, तुम अच्छा आदमी बनोगे, तुम्हारा बाल बच्चा भी अच्छा आदमी बनेगा, लाख ड्राइविंग फोर्स हम लगा दें, लेकिन मन में वो अपोजिंग फोर्स है, टेस्ट से क्या फायदा है।
या अपोजिंग फोर्स आप अपने मने से लगा दिए हैं, शायद दोस्त लगवा दिया है, यह कोई फायदा है? झूठे टाइम पास होता है यार। और बेइज्जती, नंबर नहीं आता सर, क्या क्या नहीं बोलते। अपोजिंग फोर्स, अब दोनों आप पे एक्ट कर रहा है। यदि हमारा वाला ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है तब तो आप टेस्ट देने आ जाते हैं, और आपका यदि बराबर है तो आप बराबर ही एब्सेंट करते रहे, चाहे हम कितना भी बुलाते रहे, प्रोसेस वैसे होते रहता है। ये ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स लग रहा था, आप लोग तो उसको समझ रहे थे ऐसे ही, लेकिन हम तो वैसे भी समझ रहे हैं कि हम तो ड्राइविंग फोर्स ही लगा सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं बच्चों को कि भाई टेस्ट देना उचित होता है, अच्छा होता है, टेंशन में 1-2 घंटा रहना चाहिए, लेकिन अपोजिंग फोर्स लगा देते हैं। और एक आध को आदमी दोस्त समाज में ऐसा पाया जाता है कि और लगवाता भी है, टेस्ट देने जाए, यही पड़े वाला है अपोजिंग फोर्स। और जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बने, रिवर्सिबल, जिसमें एक बार प्रोडक्ट बन जाए तो वापस कभी रिएक्टेंट नहीं बने। प्रोसेस इन विच reactant converted to product and product also converted to reactant, product also converted to reactant। और इसमें प्रोसेस इन विच reactant once converted to product never revert back to reactant। एक आध को रिएक्शन का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। हालांकि इसका डिटेल होना है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ही, यहाँ पर सिस्टम के अंदर है, रिएक्शन वाला पढ़ना है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, यहाँ पे सिस्टम के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल देखना है। PCl5 देखो टूट रहा है PCl3 और Cl2 में, और PCl3 और Cl2 जुड़ के PCl5 भी बना देगा, तो प्रोसेस हो गया रिवर्सिबल। लेकिन क्या CH4 गैस, जिसको आप CNG कह रहे हो, ये एक बार ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देंगे CO2 और H2O बन जाएगा, क्या CO मिल करके कभी भी मीथेन बना पाएगा क्या? तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल होता है। तुम इसको इन प्रैक्टिस नहीं देख सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस रियल में देख सकते हो। और काम की बात यह है कि हमारे चैप्टर के अंदर जब वर्क निकालने के लिए कहता है तो 2 तरह का वर्क हो जाता है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल वर्क। तो जब वो कहेगा रिवर्सिबल वर्क तब निकालिएगा रिवर्सिबल वर्क, और जब खाली वर्क कहेगा तो आप निकालिएगा इरिवर्सिबल वर्क, है ना। यही कहने का मतलब है मेरा कि ये आइडियल है और ये रियल है। ये एहसास होता है सिर्फ, ये रियल में होता है ना। ये आइडियल है और वो रियल है, इसका एहसास होता है और ये रियल इन प्रैक्टिस होता है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल है,
है ना। और ये कैसा प्रोसेस है, रियल इन प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें चेंजेस जो होगा अब क्या होगा, वेरी स्मॉल, ये तो अभी तक लिखा है नहीं। रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज वेरी स्मॉल होता है, कोई भी प्रोसेस का चेंज फॉर द प्रोसेस इज वेरी स्मॉल, चेंज फॉर द प्रोसेस इज वेरी स्मॉल, है ना। जैसे देखो ना, वर्क डन बराबर पी डेल्टा भी पढ़ना होता है एक, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क होगा। एक वर्क डन पी डेल भी होता है, समझते हो ये दोनों में अंतर, डेल भी और डेल्टा भी। इसको लार्ज चेंज कहते हैं, इसको वेरी स्मॉल चेंज कहते हैं। तो ऐसा वाला साइन होगा ना तो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल। चेंजेस फॉर द प्रोसेस इज वेरी स्मॉल और चेंजेस फॉर द प्रोसेस इज वेरी लार्ज, चेंजेस फॉर द प्रोसेस इज वेरी लार्ज। ये एकदम वैसा ही है जैसे तुमको थोड़ा बहुत चोरी उरी करने का घर में आदत पड़ गया है, वेरी स्मॉल चेंजेज आपके इस नेचर में हुआ है, तो मम्मी डांट वाट के सुधार देगी। लेकिन अब आप इतना बदमाश हो चुके हैं कि कोई गोली उली मार देते हैं किसी को, तब डांट उठ के सुधरने वाले हैं तो जेल जाना पड़ेगा ना। वो चेंजेज कैसा हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, वो वेरी लार्ज चेंज हो गया। आप में परिवर्तन बड़ा है, ये फिर से वापस नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल है। और ये रिवर्सिबल। जब चेंज स्मॉल हो, यानी कोई काम होने के लिए चेंजेज क्या हो, वेरी स्मॉल हो। चेंजेज कितना देर में हो, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में हो। खाली चेंजेज बार बार हो, प्रोसेस रिवर्सिबल है। चलिए, नेट टाइम, रिवर्सिबल प्रोसेस कभी खत्म थोड़े ना होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस तो एंड हो जाएगा। ये तो एक बार में क्या हो गया, खत्म हो गया, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे आएगा, ये खत्म नहीं होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस नेवर एंड, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस नेवर एंड, तभी प्रोसेस को बोलेंगे नेवर एंड, खत्म नहीं होगा, ठीक है। और ये तो खत्म हो जाएगा, ये नेवर एंड। अब हम क्या ही बताएं, और बातें करेंगे तो लिखेंगे ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ये प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि दोनों पक्ष में ठहराव होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों समान समान रूप से चेंज होगा या रुका रहेगा, बदलाव कम होगा। खैर, इसमें हमेशा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है दोनों पक्षों के बीच, और इसमें इक्विलिब्रियम का कोई बात ही नहीं होता, ये सीधा खत्म होता है ना। अब आगे में तुम्हारा क्वेश्चन भी बनता है कि वर्क यदि होगा और एक प्रोसेस रिवर्सिबल हो रहा है और वही प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रहा है, तो वर्क डन किस में ज्यादा होगा, तो बट नेचुरल है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होगा। अब वही एग्जाम्पल दिए थे ना, गाड़ी चलाने वाला, अब रोज चलाइएगा गाड़ी 60 किलोमीटर रोज चलते हैं आप, एक के दिन हुइया के उड़ा दिए, बताइए बर्गडन कहाँ ज्यादा हुआ। इरिवर्सिबल में तो एक के बार हुआ, चाहे जितना अमाउंट में बर्गडन ले लीजिए आप, लेकिन रिवर्सिबल में बार बार अमाउंट, बार बार थोड़ा थोड़ा बर्गडन हो करके बड़ा बर्गडन होगा, है ना। तो यहाँ पे वर्क ऑब्टेन हमेशा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे वर्क ऑब्टेन कम होगा। अब ये सब बहुत कहानी हो जाता है ना। वर्क ऑब्टेन मैक्सिमम लिख दीजिएगा, ये तो क्वेश्चन भी पूछा गया है, वर्क ऑब्टेन मैक्सिमम सिंस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। क्यों मैक्सिमम, सिंस रिपीटेड अगेन एंड अगेन,
आप लोग रोज पढ़ते हैं नहीं, इसी वजह से बर्गडन ज्यादा होता है। एक के दिन सब पढ़ लीजिएगा, वन शॉट कर लीजिएगा एक के दिन, जो आप लोग अब करते हैं। एक के दिन हो गया सर सब, तो उसमें बर्गडन एक बार में हो सकता है बड़ा हो, एक बार में। इसका भी तो एक बार होगा, इसका भी एक बार होगा, तो इसमें एक बार में बर्गडन बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये तो बार बार ना होता है, तो इसमें वर्क ऑफ 10 उससे कम, वर्क ऑफ 10 लेस, लेसर देन, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? रिवर्सिएबल। हम कह रहे हैं यदि एक स्टेप काउंट करें तब तो ये रिवर्सिबल में बर्गडन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये बार बार होता है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बर्गडन ज्यादा निकल के आएगा। एक ही दिन पढ़ लीजिएगा ज्यादा, बर्गडन कम निकलेगा। लिख दिए हैं, सब बात हो गया। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस, बहुत बात हो गया, धीरे धीरे करके सब बात चैप्टर में आएगा। ये बड़ी माथा खराब करेगा इस चैप्टर में यदि इतना बात नहीं समझे रहिएगा तो। रिवर्सिबल बर्गडन और इरिवर्सिबल बर्गडन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है निकालने में, इसीलिए दिमाग खराब करेगा। लेकिन इतना बात, जितना बात दिमाग में डाले ना, उसको रिपीट करिएगा तो फिर ठीक ठाक ही लगेगा। नाउ थर्मोडायनामिक क्या प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो जी, देखो सुनना, आइसो, पहले भी बहुत बार आइसो आइसो आते रहा है। आइसो मतलब सेम, आइसो का मतलब थर्म, थर्म का मतलब टेम्परेचर लिख देते हैं यहां पे। प्रोसेस विच अकर्स एट सेम टेम्परेचर, प्रोसेस विच अकर्स एट सेम टेम्परेचर। देखो यदि सेम टेम्परेचर होगा तो डेल्टा टी यदि बोला जाए तो क्या लिखेंगे? समझता है ये बात जी? डेल्टा टी, सुनो इधर, डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1, और कह रहा है टेम्परेचर सेम है, तो सेम है तो T2 और T1 दोनों बराबर होगा, और T2 और T1 दोनों बराबर होगा तो डेल्टा टी क्या होगा? T2 और T1 दोनों बराबर होगा तो डेल्टा टी क्या होगा? हाँ, तो प्रोसेस विच अकर्स एट सेम टेम्परेचर, कोई ऐसा प्रोसेस जो एक ही टेम्परेचर पे हो जाए, यानी जिसके होने में टेम्परेचर नहीं बदले, उसको कहते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। जिसके होने में टेम्परेचर, अरे बोलो ना, जिसके होने में टेम्परेचर, तो प्रोसेस को क्या कहेंगे? आइसोथर्मल। इसका एक एग्जाम्पल है बॉयल्स लॉ, है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल है बॉयल्स लॉ। क्या है बॉयल्स लॉ? प्रोसेस पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग बॉयल्स लॉ, है ना?
ये एक्चुअली में स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में था, है ना, जो अब डिलीटेड पोर्शन हो गया है। क्या हो गया? हाँ, बता देंगे। ना ना, कहीं नहीं रखा है, अब जानना चाहिए इसलिए नहीं रखा है, हट गया है इस वजह से। अरे बिना जाने आगे पढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसा होता है। क्योंकि तुम्हारा जो जो भी सिलेबस बनता है +2 लेवल पे, वो एनसीईआरटी किताब पे ही बनता है ना। लेकिन कुछ पढ़ाने वाले लोग उसको जोड़ जोड़ के अपना करते रहते हैं, लेकिन है क्या कि इसके बिना काम चल जाए ऐसा भी तो नहीं है। यही तो भाई साहब हैं जो बताएं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कैसे काम चलेगा इसके बिना? यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो ये बात तो जानना ही पड़ेगा ना। इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है पी भी गामा बराबर कांस्टेंट। तो पहले पी भी बराबर कांस्टेंट आएगा, तब ना पी भी पर गामा चढ़ेगा। समस्या ये, इसके लिए पढ़ना। पढ़ाते हैं। प्रोसेस कैसा है? ये बॉयल्स लॉ कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। फिलहाल यही। दूसरा, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम। अब बार का मतलब यूनिट है प्रेशर का। हम लोग अपने से समझ जाएंगे मतलब। प्रोसेस विच अकर्स एट सेम प्रेशर, प्रोसेस विच अकर्स एट सेम प्रेशर known as आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके एग्जांपल्स, और पहले तो डेल्टा पी बराबर 0 होता है, इसमें प्रेशर का चेंज नहीं होता है ना। प्रोसेस अकर्स बट प्रेशर कांट चेंज। प्रोसेस के होने में प्रेशर नहीं बदलेगा, तो प्रोसेस को कैसा कहेंगे? क्या कहेंगे प्रोसेस को? आइसोबैरिक। एग्जाम्पल चार्ल्स लॉ। तीसरा, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब फिर से सेम, आइसो का मतलब फिर से सेम। और देखो यहां पे बड़े कोरिक, कोरस, कोरस का मतलब वॉल्यूम होता है। प्रोसेस विच अकर्स एट सेम वॉल्यूम known as आइसोकोरिक प्रोसेस। देख रहे हो, 3-4 गो टर्म होता है, सब में कुछ ना कुछ सेम कर देना है। डेल्टा भी बराबर 0, डेल्टा भी बराबर 0। एग्जाम्पल, गेलुजैक्स लॉ।
या इसी को बोलते हैं आमंटन्स लॉ, आइसोकोरिक प्रोसेस। जो प्रोसेस सेम प्रेशर पे हो आइसोबैरिक, और जो प्रोसेस सेम वॉल्यूम पे हो आइसोकोरिक। हो गया। एक और प्रोसेस आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। बड़े ये सब भाई साहब हैं, बॉयल साहब, चार्ल्स साहब, गिल लुजैक साहब या आमंटन साहब, है ना। और यदि कोई बात कहा जाए टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट पे, तो उसको कुछ नहीं कहते हैं। खाली टेम्परेचर कांस्टेंट पे कहा जाए तो आइसोथर्मल कहते हैं, खाली कांस्टेंट प्रेशर पे कहा जाए तो आइसोबैरिक कहते हैं, और खाली कांस्टेंट वॉल्यूम पे कहा जाए तो आइसोकोरिक कहते हैं। अब दो गो कांस्टेंट है तब कुछ नहीं कहते हैं, है ना। लिखें चौथा, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, if a process occurs in which there are no exchange of heat, takes place between system and surrounding, known as adiabatic process, है ना। डेल्टा क्यू बराबर 0 या छोड़कर क्यू लिखेगा। जितना हीट पे है सिस्टम उतना ही हीट पे रहेगा, चेंज नहीं हो। इफ ए प्रोसेस अकर्स इन विच देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। कहीं पर किताब में बड़का क्यू लिखा रहेगा, कहीं पे छोटा वाला क्यू भी रहेगा। एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होना है।
यानी एडियाबैटिक प्रोसेस शॉर्टकट में कहेंगे प्रोसेस occurs at same heat energy constant heat, है ना। तो प्रोसेस को क्या कह देंगे, एडियाबैटिक। 5 लिख दिए। बड़े साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक, देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि यदि कोई प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसेस में जाता है और फाइनली रिटर्न होकर के इनिशियल स्टेट पे आ जाता है तो प्रोसेस साइक्लिक। रिवर्सिएबल और साइक्लिक प्रोसेस में अंतर होता है। रिवर्सिएबल प्रोसेस में एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है और दूसरे से पहले पे। इसमें क्या है, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा स्टेट पे चला गया, अब पांचवा से फिर रिटर्न बैक के हो करके पहले पे चला है तो प्रोसेस हो गया साइक्लिक। ये सिस्टम in which different process occurs and finally then return to initial state known as cyclic process। ये system which undergoing different processes and finally come into initial state known as साइक्लिक प्रोसेस, है ना। यदि कोई सिस्टम अलग अलग प्रोसेस में जाता है और फाइनली वो इनिशियल स्टेट में आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, इसके लिए डेल्टा यू बराबर 0 होता है। ये इंटरनल एनर्जी चेंज है ना, पढ़ेंगे हम लोग। और इसके लिए डेल्टा एच बराबर भी 0 होता
है ना, इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज दोनों यदि जीरो है किसी प्रोसेस का, वो साइक्लिक प्रोसेस है ना। जैसे जिंदगी एक साइक्लिक प्रोसेस है, बच्चा है, जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा और फिर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर बच्चा कोई होगा। तो वो साइक्लिक प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस में जीवन का फेजेज जाता है और फाइनली रिटर्न टू ग्राउंड। साइक्लिक प्रोसेस अलग अलग स्टेट में जाएगा और फाइनली इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। वहां है स्विच। गर्मी लग रहा है, चला दो पंखा ये वाला जी। और उसमें तो जो होता है वो होगा, उसमें इंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज जो एक प्रोसेस के लिए होना है वो होगा, क्योंकि वो साइक्लिक नहीं है। उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज भी होगा, इंथैल्पी चेंज भी होगा। इसको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से कोई मतलब ही नहीं है ना। ये एक सिस्टम है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में जाता है और फिर वापस इनिशियल स्टेट में आता है, तो वो साइक्लिक है ना। चूंकि इनिशियल स्टेट ही उसका फाइनल स्टेट है, इसलिए इंटरनल एनर्जी जीरो है ना। चूंकि पहले से इंटरनल एनर्जी वो U1 पे था और फिर बदला होगा, ये बदला होगा, बदला होगा, ये और बदल गया होगा और फिर लेकिन वापस UA1 पे आ गया, इसलिए इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है ना। इंथैल्पी चेंज इसका जीरो इसलिए है कि एक प्रोसेस हुआ तब थोड़े नहीं बदला होगा, बदल गया होगा, बदल गया होगा, बदल गया होगा और बदल गया होगा, लेकिन फाइनली वो फिर से पहुंच गया तो उसी स्टेट पे, तब कोई प्रोसेस साइक्लिक होता है ना। और रिवर्सिबल में क्या होता है कि ये यहां हुआ तो फिर ये वापस यहीं हो जाए, उस दोनों प्रोसेस के बीच होगा तब रिवर्सिबल। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी डेल्टा U जीरो होता है, लिख लेना। इस प्रोसेस में भी डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, आगे आएगा भी और यहां भी बता दिए है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आगे बताएंगे, इंटरनल एनर्जी बताएंगे तभी ना। इंटरनल एनर्जी इज जीरो, कहीं पे लिख देना जगह होगा तो, डेल्टा U बराबर जीरो। ये वो सब कॉमन शब्द मिलेगा जी, इस चैप्टर में यही सब पढ़ते ही रहना है। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, बड़े। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा गैसियस लॉ। बॉयल्स लॉ, इसी से कुछ ही कर रहे हैं यहाँ पर। देखना ये 100% देखेगा तो 10-50% याद रहता है, तो अपना कहानी कहोगे तब तो हो गया। बॉयल्स लॉ, 3 लॉ हम लोग नाम ले चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुजैक्स लॉ या अमंटन्स लॉ। साथ में एगो जोड़ेंगे एवोगाड्रो लॉ, तब बनेगा गैस इक्वेशन और तब फिर बनेगा आइडियल गैस इक्वेशन।
बॉयल्स लॉ क्या कहता है सुनो, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ गैस इज inversely proportional to volume at constant temperature। यही जो कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा गया ना, इसी वजह से ये आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए कितना लॉजिक वाला लॉ है। ये भाई साहब ही थे जो इतना जेन्युइन बात बताए थे कि भाई प्रेशर जो होगा वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये कॉमन एक्सपीरियंस में भी आप देख सकते हो। यदि किसी सिस्टम में गैस भरा हुआ है और प्रेशर बढ़ा दो तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका घट जाएगा। अरे बहुत कॉमन बात है, इसमें हम क्या पढ़ा दिए, ऐसा कुछ पढ़ा दिए क्या? ये देखो ये एक सिस्टम है, ये एक पिस्टन है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा चीज भरा हुआ है? गैस। अभी पिस्टन को धक्का दे के नीचे उतार दिए तो बताओ इस सिलेंडर का वॉल्यूम घट गया कि नहीं घट गया? पहले ये वॉल्यूम पूरा ये वाला था, अब ये वॉल्यूम हो गया ये वाला, तो वॉल्यूम तो घट ही गया ना जी, प्रेशर बढ़ा दिए तो। इस सिलेंडर के अंदर जितना गैस पहले भरा हुआ था उतना ही है। अब ऐसा नहीं कि गैस लीक कर जाए, लीक कर जाएगा तो अपने से पिस्टन नीचे गिर जाएगा, है ना। तो मास कांस्टेंट है, यही लिखा है ऊपर में, द गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मास चेंज नहीं होना चाहिए। साथ में ये सिलेंडर पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और पूरा वॉल्यूम घटाने के बाद भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अदरवाइज यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाने लग जाते तो गैस का वॉल्यूम इधर से बढ़ने लग जाता, तो फिर लॉ स्टेटमेंट में बदल नहीं पाता। इसलिए जब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कब? जब गैस का मास क्या है? कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। चूंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, दैट इज व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मिक, है ना। ये कैसा प्रोसेस हुआ? आइसोथर्मल। चूंकि प्रोसेस होने में टेम्परेचर नहीं बदला। प्रेशर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट गुना 1/v। तो बताओ P गुना V बराबर क्या लिख दें? कांस्टेंट। अरे समझ रहा है सब? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लिखा करते हैं। कभी K लिख देता है लोग, नहीं भी लिखो तो कांस्टेंट लिख दिए 1/v। तो PV बराबर क्या निकल के आया? कांस्टेंट। तो ऐसे इक्वेशन को क्या लिखते हैं? P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। किनका स्टेटमेंट है? बॉयल साहब का। बॉयल साहब का कांस्टेंट टेम्परेचर पे कहा गया स्टेटमेंट, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटेगा। एकदम शांति से 100% दिमाग यहीं पर सोचा जाएगा ना जो बोलते हैं, जाके 60-70% समझ आता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन याद रहता है कुछ दिनों तक, और नहीं तो हाँ ऐसे कुछ था यार, कुछ तो था। देखिए अभी जेई का तैयारी करने के बाद बोले तो जेई का तैयारी करता पूरे। यदि पढ़ने लगो ऐसे ही लॉज पे रूम पे रह कर के, तब बगल वाला 2-3 आदमी कहेगा इस बार लगता है इसका हो ही जाएगा। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, इस बार डॉक्टर तू बन ले। वो इसलिए नहीं चाहता है कि तू डॉक्टर बन जाओ, चाहता है कि वो हमारे साथ ही तुम भी चलो बाथरूम चलते हैं। और उसके बाद जो है अपना
उधरे उधरे, इसीलिए ओवेशन से बचना पड़ेगा। शुरुआत में वो कह तो रहा है कि इस बार डॉक्टर बन ही जाएगा, उसी को सच करने के लिए दिवाली दशहरा भूलना पड़ेगा। हाँ, उसको सच करने के लिए दिवाली दशहरा भूलना पड़ेगा कि होली भी आया था 11th-12th में। अब एक के बार होली आएगा तब, जब कोई कॉलेज में जाएंगे तब। आपके लिए होना यही चाहिए, नहीं तो फिर अभी शादी होगा, ब्याह होगा, बहुते का तिलक होगा, कितना बुलावा भी आएगा और तुमको बुलाया भी जाएगा कि बाबू तुम नहीं आओगे तो ब्याह कैसे होगा, है ना। हाँ, जाने के बाद सिलेंडर ढोवाएगा सब। काम इतना ही है ना। काम तुम्हारा इतना ही था कि यदि तुम गए तो सिलेंडर 2-4 ऊपर नीचे, चौकी 2-4 इधर उधर करवा लिया। बोल रहे हाँ, और तुम्हारे खाने का भी चिंता नहीं कर रहा है। अरे ये तो अपने आदमी है, खा तो लेवे करेगा, है ना। लेकिन तुम्हारा कितना वैल्यूएबल टाइम, जब से निमंत्रण मिला तब से तुम सोचा 10 दिन, और जब बिया हुआ हो गया 5 दिन वहाँ रहने के बाद फिर 10 दिन और सोचेगा कौन कौन से मुलाकात हुआ था। तो ये पूरा का पूरा 1 महीना के लिए बच्चों पे दिमाग पे असर करता है। बिया तो उसका 1 दिन हुआ, अब बिया के बाद तो निश्चित भूल जाएगा। अब उसको फुर्सत है, नया आदमी से मिला है, कैसे तुमको याद करेगा कोई, है ना। तो वो तो तुमको याद भी नहीं कर रहा है बिल्कुल, वो तो अब नई दुनिया में, तो काहे का फिर टाइम ही देना यार। ये सब बात नहीं समझता है लोग, खाली ये समझता है कि हम मरेंगे तो कौन आएगा जब इसमें नहीं जाएंगे। बस इसी डर से सब जाते रहता है। है ना, जिंदे का चिंता नहीं है, मरने के बाद का चिंता है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। भाई देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है ना, क्या दिखा रहा है ये ग्राफ, कहना ये बॉयल्स लॉ दिखा रहा है, बॉयल्स लॉ शो करने वाला ग्राफ, बॉयल्स लॉ शोइंग ग्राफ। क्या लॉ था भाई, तो लॉ ये था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम यहां पे दिखाई देता कम है, तो प्रेशर दिखाई दे रहा होगा ज्यादा, और प्रेशर यहाँ पे तुमको कम दिखाई दे रहा है, तो इधर देखो इस कोऑर्डिनेट पे वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ है, और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे खींचा गया, क्योंकि जब भी कहा गया कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो कब होता है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। दिस इज पीवी आइसोथर्म, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। अब देखो ये छोटा सा नाम है पीवी आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म का मतलब ही समझा रहे थे अभी कि पीवी आइसोथर्म कहने का क्या मतलब है। इधर P इधर V दे देते हैं, इधर P इधर 1/V देते हैं, इस बार इधर 1/V लेते हैं, है ना। तो जब 1/V लेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, तो बोलेंगे सर एकदम सीधा उठेगा, एकदम सीधा जाएगा, खाली बाबू ऑरिजिन से मत हटाना, है ना। तो ठीक ही है, सटा भी देगा तो ठीक ही है मैथमेटिकली। लेकिन केमिस्ट्री में एक आध बार क्या किया ना कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया, ऑप्शन ए में सटा दिया ऑरिजिन से, दूसरा में नहीं सटाया, ग्राफ ऐसे ही था। इस वजह से हम लोग बोलना पड़ता है कि भाई प्रैक्टिकली
किसी गैस का वॉल्यूम जीरो होना मुश्किल है। नहीं, कोई गैस है तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ऑरिजिन से यदि नहीं टच किया हुआ ग्राफ है तो ज्यादा उचित है। पी भी बराबर कांस्टेंट, पी भी बराबर कांस्टेंट है ना। पी भी बराबर कांस्टेंट, इधर पी भी ले लेते हैं, इधर पी ले लेते हैं। इधर पी भी बराबर कांस्टेंट, देखो ये ग्राफ पी भी बराबर कांस्टेंट, प्रेशर गुना वॉल्यूम सेम ही रहेगा। प्रेशर बदल के कुछ भी कर लो आप। देखो मेरे साथ, P1 V1 बराबर पड़े थे ना P2 V2। देखना थोड़ा, ये 10 ATM है, वॉल्यूम मान लेते हैं 2 लीटर है। प्रेशर को घटा के 5 ATM कर देते हैं तो वॉल्यूम 4 लीटर हो जाएगा। दोनों का गुना देखो तो बराबर है 20 गुना, इधर भी 20। यानी आपने प्रेशर बढ़ा दिया या प्रेशर घटा दिया तब भी P गुना भी बदलेगा नहीं। ये ग्राफ यही बताता है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया है, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज का गुना है एक कोऑर्डिनेट पे, तो उसको समझ लीजिए ऐसे से। पीवीपी का ग्राफ या पीवी भी लिख देता है यहां पे, क्योंकि दोनों का गुना हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रेशर बदलने के बाद भी पी गुना भी नहीं बदलेगा, पीवी बराबर कांस्टेंट। ये ऑल दिस ग्राफ शोइंग बॉयल्स लॉ है ना। सबको हम पीवी आइसोथर्म ही कह सकते हैं। बना दो, चिंता नहीं करना है, पढ़ना है। अभी तो उम्र ही हुआ है शुरू पढ़ने का। केवल जो मटियाना होता है ना कि अच्छा कल से, अच्छा अभी तो 11th है 12th से, ये सब गंदा काम दिमाग में आए नहीं तो सब सही है। ये सब गंदगी दिमाग में आ जाता है ना, ये 3 ग्राफ बनाए जो बॉयल्स लॉ बता रहा है। जल्दी बनाइए ना ग्राफ, चिंता कर रहे हैं बैठ के। ये ग्राफ समझा ना जी, है ना। ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v पूरा एक टर्म मान लिए हैं, और ये तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी है, ये है। और ये PV बराबर कांस्टेंट है। बढ़े बढ़े, अगला लो। चार्ल्स लो। फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, the volume of gas is directly proportional to
टेम्परेचर इन केल्विन स्केल at constant pressure। देख रहे हो क्या लिखा है बाबू? फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस मास कांस्टेंट, गिवन अमाउंट ऑफ गैस मतलब मास कांस्टेंट, यानी प्रोसेस होने के समय मास घटना या बढ़ना नहीं चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल समझता है सब, एक स्केल डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। कब? तो कांस्टेंट प्रेशर पे। इसीलिए चार्ल्स लॉ किसका एग्जाम्पल था? आइसोबैरिक प्रोसेस का। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट इनटू, क्या देख लो एक बार, V बाई टी बराबर कांस्टेंट, तो V1 बाई T1 बराबर V2 बाई, और V1 बाई V2 बराबर T1 बाई T2, प्रोवाइडेड दैट मास ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, और साथ में प्रेशर बराबर भी कांस्टेंट। इसीलिए चार्ल्स लॉ आइसोबैरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। बोलिए, हो गया? तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है इसमें। V बाई टी बराबर कांस्टेंट, V बाई टी बराबर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ टेम्परेचर केल्विन स्केल में आप लोग को शायद याद हो, टेम्परेचर केल्विन स्केल में होता है 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड कहने का मतलब है 300 केल्विन। तो इस इक्वेशन में यदि कोई न्यूमेरिकल बना रहे होंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर यदि पुट करना है, तो आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पुट नहीं करेंगे, आप 300 केल्विन पुट करेंगे। बड़े V और T के बीच ग्राफ खींचेंगे, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। वही बात, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर करके ग्राफ खींच देंगे क्या?
समस्या है जी? अरे है समस्या तो बताओ। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V बाई टी बराबर कांस्टेंट। इधर V बाई टी लिख दें, इधर V लिख दें, तो यहां पर जो लाइन आएगा वो लाइन सीधा ही आना है, V बाई टी बराबर कांस्टेंट। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ल्स लॉ। वन बाई टी के बीच खींचे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाँ, टी बाई भी तो वही आएगा, तो एक ही बात है। भी इधर वन बाई टी, क्या कैसा आ जाएगा ग्राफ जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहेंगे इसको? VT आइसोबार, VT आइसोबार, चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पे खींचा गया है। पूरा आधा घंटा मस्ती करना चाहते हो नहीं? हो गया नहीं? क्या तुमको हजम होता है क्या? पिछला दिन कहा था जी तुम? भैया मैं, अच्छा, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pressure of gas is directly proportional to temperature in Kelvin scale. At
कांस्टेंट वॉल्यूम at constant volume. Pressure of gas directly proportional to temperature. क्या करेंगे इसमें? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कैसा एग्जाम्पल था? आइसोकोर का, है ना। ये कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, है ना। तो P बराबर कांस्टेंट इनटू T। क्या दो चीज कांस्टेंट माना गया है इसमें? मास कांस्टेंट माना गया है और भी कांस्टेंट लिया गया है। तो P बाई T बराबर कांस्टेंट, तो P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2। और P1 बाई P2 बराबर T1 बाई T2। इस प्रोसेस का एग्जाम्पल ये रूमी है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस रूम का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, हवा जा रहा है जी, कहीं कहीं हवा निकल कहाँ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हुआ रूम का? कांस्टेंट। एयर का जो वॉल्यूम हुआ वो क्या है इसमें? कांस्टेंट। हम लोग आ रहे हैं, CO2 तो निकल ही रहा होगा, गैस का प्रेशर बढ़ रहा है तो रूम का टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं लगता है। अभी देखो रूम से बाहर निकलोगे तो एसी जैसा फीलिंग आएगा, बाहर में एसी लगा हुआ है, रूम ही के अंदर गर्म है ना। एक्चुअली में घर बनाना भी तो इसीलिए चाहिए कि घर के अंदर थोड़ा गर्मी लगे ठंडे के मौसम में। तो देखो यहाँ पे गर्मी लग रहा होगा, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, गैस का प्रेशर बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे हम लोग का पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा गैस का तो क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर, है ना। तो इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गेल-लुजैक्स लॉस है ना, चूंकि गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, यही खिड़की खोल देंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस अंदर से बाहर जाएगा तो फिर नॉर्मल होने लगेगा। तो ये गेल-लुजैक्स लॉ है या अमंटन्स लॉ है। हाँ बस ग्राफ, तुम तो समझ ही रहे हो यार। हाँ हो ही गया, क्या ही करना, 3 गो लॉ था, तीनों बता ही दिए। बड़े बड़े है ना जी, एक तरफ प्रेशर और एक तरफ टेम्परेचर, और ग्राफ कैसा है? बोले सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हो गया। इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे सर पीटी आइसोकोर, है ना। और बाकी बात तो समझ ही रहे हो तुम लोग। यदि P बाई टी कर देंगे, यदि P बाई टी कर दिया जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा किसी भी प्रेशर P पे, या फिर 1 बाई टी कर दिया जाए तो 1 बाई टी पे। नहीं, कोई ग्राफ नहीं करेगा। रियल प्रैक्टिस में प्रेशर जीरो हो तो गैस का वॉल्यूम नहीं होगा तब ना प्रेशर जीरो होगा, है ना। हाँ मैथमेटिकली सब टच कर जाएगा
सोचने पर प्रैक्टिकली कोई टच नहीं करेगा। प्रैक्टिकल है ना बाबू, यदि सोच रहे हो प्रैक्टिकल सोचोगे ना। गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए तो फिर वैक्यूम हो गया, फिर बाल्सला चार्सला का क्या ही जरूरत है ना। तो गैस लो है, तो गैस रहेगा तब ना। तो गैस थोड़ा भी रहेगा तो कोई ना कोई प्रेशर तो बनेगा ही। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में सारा ग्राफ ओरिजिन से, तो ये नहीं कीजिएगा कि हमारा केमिस्ट्री वाला सर ओरिजिन में सटा काहे दिए। हम दोनों बात बता रहे हैं, है ना, कि मैथमेटिकली तो ओरिजिन से ही निकलेगा, लेकिन जैसे सोचें तो ये ज्यादा सही हो जाए। ये आप लोगों का क्वेश्चन में बदमाशी किया हुआ है जी पहले से, इसलिए हम लोग थोड़ा सजग करते रहते हैं कि दो ग्राफ आए, ग्राफ ग्राफ और ये ग्राफ, ये 3 लाइन बना। ये ग्राफ एक्चुअली में प्रेशर वॉल्यूम का है। ये T3 है, ये T2 है, ये T1 है। कहता है अरेंज करिए टेम्परेचर को, T1 T2 T3 कौन ज्यादा है कौन कम है। P भी इधर P, T1 पे T2 पे T3 पे। बोलिए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। कौन जी, श्रेया चौधरी आई है क्या? नहीं, अभिषेक आया है जी। नंबर आया था तुमको संडे को, नंबर आया था, नंबर आया था जी, 76 नंबर आया था वैसे, लेकिन 37 बार आप गलती किए, तो नंबर आपका 76 में 37 घट के 39 हो गया। बताइए, ऐसे कम से कम 76 तो आता। मतलब आप सही 37 बार हुए, गलत 39 बार हो गए। मतलब सोचने में 50% हो जाता है। देखिए ऐसे ग्राफ को कि टेम्परेचर किसका कम और किसका ज़्यादा है, ऐसे सोचने के लिए ना हम लोग इसमें से ऐसे करके एक लाइन बना देते हैं। क्या है ये लाइन? बोले सर प्रेशर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है इस लाइन पे। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। अरे आप लोग सब देखे, प्रेशर कांस्टेंट है, बोल दीजिए ना एक बार। ग्राफ तो पी भी का है, हमने एक लाइन खींच दिया, प्रेशर कांस्टेंट है। तो बताइए इस प्रेशर पे वॉल्यूम जो यहां ऑक्युपाई किया V1 मान लिए, इस प्रेशर पे वॉल्यूम जो ऑक्युपाई किया V2 मान लिए, इस प्रेशर पे वॉल्यूम जो ऑक्युपाई किया, तो बताइए कहां कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा ये पूछ रहा है। तो जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, यानी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ लग गया। देखिए ग्राफ दिया वो बॉयल्स लॉ का, और आंसर हो रहा है चार्ल्स लॉ से। आंसर कर रहे हैं हम लोग चार्ल्स लॉ से कि भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा यहां पर, तभी तो वॉल्यूम ज्यादा है। यानी कि इस ग्राफ में T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, है ना। मतलब कि ये T1 T2 T3 पे 3 ग्राफ खींचा गया है प्रेशर वॉल्यूम के बीच, जिसमें T3 ज्यादा है। यहां देखो PV का ग्राफ है, प्रेशर गुना वॉल्यूम, ये T1 पे खींचा गया, ये T2 पे खींचा गया, और ये जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अभी 2 लॉ पढ़े हम लोग, प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है उसका प्रेशर गुना वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यानी कि यहां भी T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना। चूंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इस ग्राफ का आंसर देने में ये दोनों लॉ लग गया। चलिए